कितने लोग इसमें से ऐसे हैं आप में से जिनका कि पहले बायो बैकग्राउंड रहा हो कभी, स्कूल में, ग्रेजुएशन में? राजेश, गुड। और बाकी लोगों का? किसी का और बायो बैकग्राउंड रहा है क्या? भाग्य लक्ष्मी का भी रहा है, वेरी गुड। और किसी का? अभिलाषा का भी रहा है, विशाल का नहीं रहा। ओके, चलिए, कोई बात नहीं है। जिनका रहा है वो भी देखें, और जिनका नहीं रहा है वो तो देखे ही देखें, है ना। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो डीएनए का मतलब क्या हम बात कर रहे हैं? डीएनए मतलब हम बात कर रहे हैं किस चीज की? मैंने देखिए कुछ डायग्राम्स लगाए हैं, इन डायग्राम्स के हिसाब से ही या इनके माध्यम से ही हम समझने की कोशिश करेंगे। डीएनए आप क्या बोलते हैं? दिस इज डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलता है। अगर इसको मैं 3D स्ट्रक्चर में देखूं तो 3D स्ट्रक्चर में ये कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है। ठीक है। इसके इस डबल हेलिक्स, जिसको हम डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं, इसके इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है ना। तो वॉटसन और क्रिक नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए के इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताया था कि डीएनए जो है ऐसा कुछ होता है। ठीक है। अब यहां पर पहले हम समझते हैं कि ये जो हम डीएनए की बात कर रहे हैं, ये डीएनए मिलता कहां से है, या हम जो जीन्स की बात कर रहे हैं वो जीन्स क्या चीज होता है? तो आपने एक वर्ड सुना होगा, गुणसूत्र, जिसको कि हम कहते हैं क्रोमोजोम। ठीक है। गुणसूत्र या क्रोमोजोम, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है। और ये जो स्ट्रक्चर है गुणसूत्र का या क्रोमोजोम का, सेल में, कोशिका के अंदर क्या हमेशा दिखता है? बोलिए भाई, ये जो बायो वाले हैं, क्या इस गुणसूत्र का स्ट्रक्चर हमेशा दिखता है ऐसा ही, या हमेशा ऐसा नहीं दिखता है? और अगर हमेशा ऐसा नहीं दिखता है तो ऐसा कब दिखता है? ये जो आपको मैंने स्ट्रक्चर बना के दिया है, ये ऐसा एक्स टाइप का स्ट्रक्चर, ये ऐसा, तो क्या ये हमेशा ऐसा ही दिखता है? नहीं दिखता राजेश, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फिर ये ऐसा स्ट्रक्चर कब दिखता है बताइए? ये एक्स सेल डिवीजन के समय में। बहुत बढ़िया राजेश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेल डिवीजन के समय में थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो सकते हैं, कौन से फेज में दिखाई देता है ये? स्पाइंडल फाइबर्स नहीं, ये स्पाइंडल फाइबर्स नहीं है पीयूष। देखिए मैं आपको बताता हूं, जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका G2 फेज नहीं, जब कोशिका का विभाजन होता है, ये जो आप G2 फेज बता रहे हैं, ये G2 फेज तो इंटरफेज के अंदर आ जाएगा। जब M फेज चालू होता है, जो मल्टीप्लाई का फेज चालू होता है, इसमें जो प्रोफेज होता है, पहला प्रोफेज सबसे पहला, वो खत्म होते होते तक आपको ये इस स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। मतलब ये जो गुणसूत्र हम देखते हैं, गुणसूत्र नॉर्मली कोशिका में ऐसा दिखाई देता है, ये ऐसा 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 रहता है। लेकिन जब कोशिका विभाजन का समय आता है, सेल डिवीजन का समय आता है, तो एम फेज में जाकर के और प्रोफेज में, एम फेज के प्रोफेज में जाकर के ये इस तरह से एक्स के शेप में दिखाई देने लगता है। ठीक है जी। अब यही जो एक्स के शेप में दिखाई दे रहा है, इसी को मैं क्या कह रहा हूं? गुणसूत्र कह रहा हूं। ठीक है, इसी को हम क्रोमोजोम कह रहे हैं। अब इस क्रोमोजोम में से देखिए डीएनए कैसे निकलेगा। तो इस क्रोमोजोम को एक्सटेंड कीजिए। ठीक है, क्रोमोजोम का एक कोई टुकड़ा पकड़ के मैंने इसको खींचना चालू किया, ये देखिए ऐसा खींचना चालू किया, खींचना चालू किया तो पहले ये स्ट्रक्चर आया,
और खींचना चालू किया, और खींचना चालू किया, और खींचा, तो मुझे क्या देखने के लिए मिला, ये ऐसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला। और यही स्ट्रक्चर जो है ये मैंने यहां पर बनाया है। समझ रहे? तो जो आपका डीएनए होता है वो कहां पर होता है, वो क्रोमोसोम में होता है, वो आपके गुणसूत्र में होता है। अब जो हम जीन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर देखिए आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, ये देखिए ये एक साइड से दिख रहा है पूरा एक ऐसा लाइन, ऐसे बहुत सारे लाइन दिख रहे होंगे। ये देखिए जैसे सीढ़ी आप देखते हैं, तो सीढ़ी में आपको दिखता है एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी। इसी सीढ़ी को अगर हम घुमा दें, इस दिशा में ऐसा घुमा दें, तो ये मेरा डीएनए बन जाएगा। और ये जो सीढ़ी का एक एक स्टेप दिख रहा है आपको, ये स्टेप, ये जो दिख रहा है, इन्हीं को कहते हैं हम जीन्स, है ना। कई बार नाम सुनते हैं डीएनए, जीन्स। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि हम जिन चीजों के बारे में सुन रहे हैं वो चीजें होती कहाँ है। तो जब क्रोमोसोम को आप खींचेंगे, एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो डीएनए निकलेगा। और इस डीएनए के एक एक स्टेप को हम कहते हैं जीन्स। यही है हमारे जीन्स। तो जीन्स कहाँ होता है, डीएनए पे। जीन्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है, नाइट्रोजनस बेसिस का। अभी हम आगे आते हैं। सो जीन्स कहाँ होता है, डीएनए पे। और डीएनए कहाँ होता है, बिल्कुल सही है राजेश, बिल्कुल सही है। और डीएनए कहाँ होता है, हमारे क्रोमोसोम पे। ठीक है, ये पहली चीज तो हमें समझ में आ गई जो बेसिक हम बात कर रहे थे। अब देखिए हमारे डीएनए में क्या क्या देखने के लिए मिलता है और वो किस तरह से अरेंज होता है। सबसे पहले हमें एक पेंटोज शुगर देखने के लिए मिलता है। पेंटोज शुगर का मतलब क्या होता है, शर्करा। लेकिन किस प्रकार का, इस प्रकार के चेन का। ठीक है, इस शर्करा में ये जितने भी कॉर्नर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी कॉर्नर पे क्या है, इन सभी कॉर्नर पे एक कार्बन रखा हुआ है। समझ रहे? मतलब अगर मैं इसको डायग्राम के रूप में बनाऊं, तो ये मुझे कुछ इस तरह का दिखाई देगा। वास्तव में अगर देखूं तो ये इस तरह का दिखाई देगा। ये यहां पे देखिए, ये डीऑक्सी राइबोज है, ये राइबोज है। ये कहां मिलेगा आपको, ये मिलता है आपको आरएनए में। और ये कहां मिलता है, तो ये मिलता है डीएनए में। तो डीएनए में जो शर्करा मिलता है, वो शर्करा किस प्रकार का होता है, तो इस प्रकार का होता है। एक ऑक्सीजन है, कार्बन, 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 कार्बन। यहां पर एक डिफरेंस देख लीजिए आरएनए और डीएनए के बीच में। आरएनए को कहते हैं राइबोज शुगर, क्योंकि यहां पर देखिए आरएनए में आप दूसरे कार्बन पे, आपको डायग्राम दिख रहा होगा, आप दूसरे कार्बन पे देख सकते हैं एक OH ग्रुप। लेकिन जब हम डीएनए पे आते हैं तो इस दूसरे कार्बन पे आपको OH ग्रुप नहीं दिख रहा है, सिर्फ H ग्रुप दिख रहा है। क्यों? क्योंकि डीऑक्सी, डीऑक्सी मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का निकल जाना। तो डीऑक्सी, और यहां पे 2 डीऑक्सी लगा है। क्यों? क्योंकि दूसरे कार्बन के ऑक्सीजन का निकल जाने की बात कर रहे हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं दूसरे कार्बन के ऑक्सीजन के निकल जाने की, इसलिए इसको हम नाम दे रहे हैं डीऑक्सी। तो डीऑक्सी राइबोज मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, एक ऐसे पेंटोज शुगर की। एक एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं, इन सब को हम बाद में जोड़ेंगे। एक पेंटोज शुगर की बात कर रहा हूं। और इस पेंटोज शुगर को पेंटोज क्यों कहा, क्योंकि इसमें पांच कार्बन के चेन है। राइबोसोम, सॉरी, आरएनए और डीएनए के शुगर बेस में, शर्करा बेस में, देखिए मैंने स्ट्रक्चर यहां दोनों रखा है ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में डिफरेंस कहां है। बाकी सब सेम है, आप देख सकते हैं, बाकी पूरा का पूरा सेम है। सिर्फ ये दूसरे कार्बन पर यहाँ पे OH है, यहाँ पर आपको सिर्फ H दिखाई देता है। ये डीएनए का है और ये आरएनए का है। ठीक है, इसको आपको पूरा इस तरह से नहीं बनाना है और बनाना भी नहीं है। ये कब आपको बनाने के लिए जरूरत पड़ सकती है, यदि कभी पूछ ले आरएनए और डीएनए के बीच का डिफरेंस, तब अगर आपने इसको डायग्राम बना करके बता दिया तो आपके नंबर बढ़ जा सकते हैं। कैसे डायग्राम बनाना है, तो ये पूरा नहीं बनाना, ये कैसा बनाना,
ये ऐसा बनाना, यहां पे ये ऐसा, और यहां पे आप O लगा दीजिए, यहां पर ये वाले पे आप, ये चौथा कार्बन हो गया आपका, 1 2 3 4, और यहां से ऐसा कर दीजिए CH2OH, और यहां पर एक में लगा दीजिए सिर्फ H, और एक में लगा दीजिए OH। OH वाला लगा दीजिए राइबोज में, RNA में, और H वाला लगा दीजिए डीऑक्सी राइबोज में। ये डायग्राम मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाना चाहता हूं, जिससे डीएनए का स्ट्रक्चर आपको समझने में बहुत आसानी होगी। यहां तक की बात मेरी समझ में आई है आप लोगों को? यहां तक की बात मेरी समझ में आई है आप लोगों को? प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। अंकित, गुड गुड। अब यहां से आगे देखिए, मैंने क्या बोला कि हमारे पास पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर है मतलब 5 कार्बन का चेन है। अब 5 कार्बन का चेन है तो मैंने इनको नंबरिंग दिया है। देखिए, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन। ठीक है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन। मतलब अगर इस डायग्राम को मैं देखूं तो इस डायग्राम को हम कुछ इस तरह से बना करके रख सकते हैं, जहां पे पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन। ठीक है, यहां से इतना सा सिर्फ समझ लीजिए, 1 2 3 4 और 5, ये 5 कार्बन है। अब देखिए, ये जो चेन बनती है, कड़ी बनती है, तो इस कड़ी में ये शुगर, इसके बाद फिर शुगर, उसके बाद फिर शुगर, उसके बाद फिर शुगर, उसके बाद फिर शर्करा ऐसे जुड़ता है। ठीक है, एक साइड की जो कड़ी होती है, एक दिशा की जो कड़ी होती है, उसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये इस प्रकार से रखा हुआ है जैसे यहां डायग्राम में बना हुआ है, एक साइड। और दूसरे साइड ये जो रखा है, ये इसका उल्टा रखा होगा। मतलब इसको मैं बताऊं तो ये कैसा बना होगा, तो ये ऐसा कुछ बना होगा, ऐसा कुछ, ऐसा। मतलब एक साइड ये रखा है ऐसा, और एक साइड ये रखा है ऐसा। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। दोनों साइड ये कैसा रखा है? उल्टा रखा है। एक साइड अगर इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो एक साइड इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है। मतलब एक साइड अगर ये अपवर्ड है, तो दूसरे साइड ये डाउनवर्ड है। अरेंजमेंट ये इस प्रकार से अरेंजमेंट है। ठीक है, एक बात, यानी ये जो पेंटोज शुगर है, एक साइड अपवर्ड है तो दूसरे साइड ये डाउनवर्ड, उल्टे दिशा में रखा हुआ है। पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, एक पेंटोज शुगर से जब दूसरा पेंटोज शुगर जुड़ता है, एक पेंटोज शुगर से जब दूसरा पेंटोज शुगर जुड़ता है, तो इसका एक सीक्वेंस होता है, इसका एक सीक्वेंस होता है। तीसरे कार्बन से, तीसरे कार्बन से पांचवें कार्बन की तरफ, तीसरे से लेकर के पांचवें की तरफ ये जुड़ता है। इनके बीच में, इनके बीच में यहां पर देखिए, एक फास्फेट ग्रुप, फास्फोरस का एक ग्रुप PO4, फास्फेट ग्रुप जोड़ने का काम करता है। जैसा आप समझ लीजिए गोंद जैसा होता है ना, गम जिसको हम कहते हैं। एक पेपर पे मुझे दूसरा पेपर चिपकाना है, तो क्या करता हूं, बीच में गम लगा देता हूं। तो ऐसे ही एक राइबोज शुगर से जब दूसरा राइबोज शुगर जुड़ेगा, तो उसके बीच में ये जो PO4 रखा है, फास्फेट ग्रुप रखा है, ये गम की तरह काम करेगा, गोंद की तरह काम करेगा। ठीक है जी साहब, दूसरा पॉइंट। यानी 3 पॉइंट अभी तक हमने बात की। पहला पॉइंट कि जो पेंटोज शुगर है, दोनों दिशा में, दोनों डायरेक्शन में, दोनों स्टैंड में एंटी पैरेलल है। कहने का मतलब, एंटी पैरेलल नहीं कह सकते, एंटी डायरेक्शनल है। कहने का मतलब, एक दिशा में अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो दूसरी दिशा में ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है। पहली बात। दूसरी बात, तीसरा कार्बन राइबोज शुगर का जुड़ता है पांचवें कार्बन से,
तीसरा कार्बन जुड़ता है पांचवें कार्बन से, और इनके बीच में PO4 जो है ये गोंद की तरह या गम की तरह काम करता है इनको जोड़ने का। अब ये वाले डायग्राम पे आ जाइए, यहाँ पे आपको कुछ थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए, यही एक तरफ पेंटोज शुगर मैंने किधर की तरफ बनाया है, इधर की तरफ, और एक तरफ पेंटोज शुगर आपको किधर देखने के लिए मिल रहा है, इधर की तरफ। अब ये देखिए इन दोनों के बीच में एक ज्वाइंट है, ये देखिए आप कनेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। उसी तरह से यहाँ भी देखिए इन दोनों के बीच में आपको एक ज्वाइंट देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए इसका ये पांचवा कार्बन है, दिख रहा है, ये हो गया होगा हमारा चौथा। इस डायग्राम को सीधे सीधे यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा अगर इसको आपको जूम करना है तो ये वाला डायग्राम आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये चौथा कार्बन है और ये पांचवा कार्बन है, ये हो गया मेरा चौथा कार्बन और ये हो गया यहाँ पे मेरा पांचवा कार्बन। इस पांचवें कार्बन से ये PO4 जुड़ा है और इसके तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये देखिए जो चीज मैं बोल रहा हूं वो चीज आप देखिए, यहाँ पे इसके तीसरे कार्बन से जुड़ा है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, जैसा डायग्राम मेरा यहाँ पे था। तो यहाँ पे देखिए ये पांचवें कार्बन से PO4 होता हुआ तीसरे कार्बन पे जा रहा है। ऐसे ही फिर आगे ये पांचवें कार्बन से PO4 होता हुआ अगले के तीसरे कार्बन तक जाएगा, इस तरह से। यहाँ पे भी इस तरह से डायग्राम बना होगा ऊपर की तरफ, तो ये तीसरे से जाकर के यहाँ से जुड़ जाएगा। फिर यहाँ इसके पांचवें वाले से फिर जाएगा, फिर ये अगले से जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? इधर भी देखिए पांचवें वाले से ये तीसरे वाले में जुड़ रहा है PO4 की मदद से, फिर पांचवें वाले से तीसरे वाले में, पांचवें वाले से तीसरे वाले में। मतलब तीसरी बात आपको क्या समझ में आई कि एक शुगर का पांचवें कार्बन से अगले शुगर के तीसरे कार्बन पे ये चेन जुड़ती है, बीच में PO4 आता है जो कि गोंद की तरह, आप ऐसा मान सकते हैं कि इनको जोड़ करके गोंद की तरह काम करता है। ये तीन बातें आपको समझ में आई। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट मैं पॉइंट टू पॉइंट बहुत प्रिसाइजली समझा। दिस शुगर एंड फास्फेट मेकिंग साइड वॉल, एग्जैक्टली पीयूष, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही आप जा रहे हैं। बट इनके जुड़ने का जो सीक्वेंस है ये समझ में आया। तीसरा से जुड़ेगा नीचे वाले के पांचवें वाले से, एक शुगर के पांचवें कार्बन से अगले शुगर के तीसरे कार्बन के बीच में एक लिंक बनेगा। फास्फेट ग्रुप वहां बीच में गोंद की तरह काम कर रहा है, गम की तरह काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है PO4। पांचवें से तीसरे, पांचवें से तीसरे, इस तरफ भी और इस तरफ भी, यानी तीन बात। पहली बात, दोनों साइड जो राइबोज शुगर रखा है उल्टी दिशा में रखा है, एंटी डायरेक्शनल रखा है। दूसरी बात, ये जो राइबोज शुगर रखे हुए हैं इनमें पांचवा राइबोज शुगर से तीसरे राइबोज शुगर के बीच में एक लिंक होता है, यानी एक राइबोज शुगर का पांचवा और दूसरे राइबोज शुगर का तीसरा ये जुड़ता है, बीच में फास्फेट बॉन्ड होता है, फास्फेट ग्रुप होता है। इतनी सी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई फिर से पूछ लीजिए। दोनों शुगर को फास्फेट कनेक्ट करेगा, बिल्कुल सही है पीयूष, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। बाकी लोग भी एक बार देख लीजिए भाई, यहां तक की बात नहीं समझ में आई फिर से पूछ लीजिए, फिर से बताऊंगा। समझ में आई? हाँ बोलिए, आगे बढ़ेंगे। बताइए, मैं आपके रिस्पॉन्स या डाउट का वेट कर रहा हूं। ठीक है, दीपिका, भाग्यलक्ष्मी क्लियर है, विशाल क्लियर है, वेरी गुड। चलिए, और भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं क्या? अंकित, अंकित भाई आपका रिस्पॉन्स नहीं आया है। अंकित, यस सर, क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। सॉरी, और कौन जुड़ा है हमारे साथ में? भूमिका, भूमिका बेटा रिस्पॉन्ड करिए। नहीं समझ में आया आप पूछिए, समझ में आया बोलिए हाँ ठीक है, आगे बढ़े हम, है ना। क्लास में आप आए हैं, रिस्पॉन्ड कीजिए, सीखिए, ठीक है। तो यहां तक की बात अगर हमको समझ में आ गई तो इसके मैं चौथे पॉइंट पर चलता हूं या आगे इसको खींचता हूं। अब मेरी बात बताओ, अगर आप सभी लोगों को ये बात समझ में आई है तो जहां पर ये लिंक या जहां पर ये स्टैंड खत्म हो रहा होगा, भाई कहीं तो खत्म हो रहा होगा, कहीं तो खत्म हो रहा होगा, तो जहां पर ये खत्म हो रहा होगा वहां पर पांचवा कार्बन
फ्री होगा जहां ये खत्म हो रहा है, और नीचे की तरफ तीसरा कार्बन फ्री होगा। उल्टी दिशा में मैं देखूं, इधर की दिशा में मैं देखूं तो देखने को मिलेगा इस साइड पांचवा कार्बन फ्री होगा और इधर पे तीसरा कार्बन फ्री होगा। भाई नारियल की एक रस्सी है, इस नारियल की रस्सी को सेम आप मान लीजिए ऐसा ही डीएनए होता है, उसमें दो आप देखते हैं, दो लिपटे हुए रहते हैं। इन दोनों को अगर एक एक करके मैं देखूं, एक एक करके देखूं, तो ये बात तो तय है कि दोनों का कोई ना कोई छोर होगा, है कि नहीं। तो यहां पर मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो एक छोर होगा जो ऊपर की दिशा की तरफ है, वहां पर एक तरफ पांचवा कार्बन फ्री अटैच्ड होगा जिससे कि अभी कुछ नहीं जुड़ा है, और इधर पे तीसरा कार्बन फ्रीली अटैच्ड होगा, और जो इसके उल्टा है वहीं पर तीसरा कार्बन और पांचवा कार्बन होगा। मेरी ये बात समझ में आई आपको, तीसरा कार्बन और पांचवा कार्बन का छोर, एंड पॉइंट, ये बात समझ में आई क्यों तीसरा कार्बन एक तरफ खाली होगा, क्योंकि मैं अंतिम कार्बन की बात कर रहा हूं, इसके आगे कुछ भी नहीं जुड़ा है, इसके आगे एक भी कार्बन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या हो गया, छोर हो गया, वो लास्ट हो गया। हाँ जी, ये बात समझ में आई, गुड गुड, बहुत बढ़िया। राजेश, भाग्य लक्ष्मी, विशाल, ये वाली बात समझ में आई आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा घुमावदार है। आ गई, और यहां पर अगर ये वाली बात समझ में आ गई तो मैं अगले डायग्राम की तरफ बढ़ता हूं, ठीक है। तो यहां से मैं अगले डायग्राम की तरफ बढ़ता हूं, जो डायग्राम क्या है मेरा, ये ऊपर वाला डायग्राम देखिए, जहां पर ये डायग्राम कौन सा मेरा, चौथा डायग्राम देखिए। तो इस चीज को मैंने और सिंपल तरीके से बना दिया है, कैसे, ये देखिए यहाँ पर 5 डैश एंड है, और ये गया है इसका, ये हिस्सा गया ये यहाँ पे आके 3 डैश एंड, उसी तरह से यहाँ पे ये 5 डैश एंड है और यहाँ पर ये 3 डैश एंड। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो एक स्ट्रक्चर दिख गया दोनों स्टैंड्स का। अब इन दोनों स्टैंड्स के बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पर जॉइंट है, ये देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जॉइंट है, ये सीढ़ियों के जो स्टेप्स होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। अब ये जॉइंट्स किस चीज के हैं, तो आइए उसको अगली स्लाइड में समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर को हमने, ये जो स्ट्रक्चर था पिछले वाले डायग्राम से, यहाँ पर एक हो जाएगा 5 डैश एंड, और इसका इसी का दूसरा वाला में यहाँ पे देखो दिया हो जाएगा 3 डैश एंड, इसी के अपोजिट साइड में देखो तो 5 डैश एंड, और इधर साइड से लेकर के 3 डैश एंड। अब ये इनके बीच के जो स्टेप्स हैं इनकी बात कर रहा हूं मैं, ये स्टेप्स की बात कर रहा हूं। मैंने जूम किया तो मुझे ये स्टेप्स कुछ इस तरह के दिखाई दिए, ये देखिए पेंटोज सुगर, फास्फेट ग्रुप, पेंटोज सुगर, 3 डैश 5 डैश, 3 डैश 5 डैश, ये जो स्टेप है ये बीच में कुछ इस तरह के दिखाई दिए। तो ये स्टेप किन चीजों के बने होते हैं, ये स्टेप बने होते हैं नाइट्रोजनस बेस के, नाइट्रोजनस क्षार के बने हुए होते हैं। अब ये नाइट्रोजनस क्षार जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जिनको हम कहते हैं, एक होता है जिनको हम कहते हैं प्यूरीन, ठीक है। एक जो क्षार होता है, एक प्रकार जो होता है इसको हम कहते हैं प्यूरीन, और जो दूसरा प्रकार होता है इस प्रकार का नाम देते हैं हम पिरामिडीन, पायरामिडीन। पहला प्रकार है इसका नाम है प्यूरीन, और जो दूसरा होता है इसका नाम है पायरामिडीन। प्यूरीन में दो प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडिनिन और ग्यूनिन। यहां पर ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस कर रहे हैं। प्यूरीन में दो प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन और ग्यूनिन। पिरामिडीन या पायरामिडीन में तीन प्रकार के होते हैं, थायमीन, साइटोनिन और यूरासिल। पायरामिडीन में तीन प्रकार के होते हैं, थायमीन, साइटोनिन और यूरासिल। ये थायमीन जो है ये डीएनए में मिलता है, दूसरा डिफरेंस, और ये यूरासिल जो है ये यूरासिल आरएनए में मिलता है।
डीएनए और आरएनए के बीच का दूसरा डिफरेंस, पहला डिफरेंस क्या था भाई, फटाक से बता दीजिए तो। पहला डिफरेंस हमने क्या देखा, ये दूसरा डिफरेंस मैंने बोला कि डीएनए में थायमीन मिलता है लेकिन आरएनए में यूरासिल मिलता है। पहला डिफरेंस क्या देखा हमने, फटाक से बता दीजिए चलिए। OH फैक्टर, हाँ, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे विशाल, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि तीसरे कार्बन पे सॉरी दूसरे कार्बन पे आरएनए में जहां OH होता है, हाइड्रोक्सिल होता है, वहीं डीएनए में ये डीऑक्सीडाइज्ड होकर के सिर्फ H बचता है ना। तो ऐसा लिखेंगे, पहले आरएनए में दूसरे कार्बन पे OH होता है लेकिन डीएनए के शुगर में दूसरे कार्बन पे सिर्फ H होता है। और दूसरा डिफरेंस, डीएनए में थायमीन पाया जाता है और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, अगर डिफरेंस पूछ ले डीएनए आरएनए का तो। चलिए, अब इसके बाद यहां पर आप देखिए, यहां पर जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमारे पास क्या चीजें थी, प्यूरिन था, प्यूरिन में दो थे हमारे पास, एडेनिन और ग्यूनिन। और क्योंकि हम डीएनए की बात कर रहे हैं इसलिए हम यूरेसिल की बात यहां पर नहीं करेंगे क्योंकि ये होता ही नहीं है। तो यहां पर ये दो क्या है, साइटोनिन और थायमिन। ठीक है, अब एक बात सुनिए कि इनके बीच में जो कनेक्शन बनता है या जुड़ने का पैटर्न है वो हमेशा क्या है, क्रॉस पैटर्न है। कभी भी एडेनिन ग्यूनिन से नहीं जुड़ेगा और थायमीन जो है ये साइटोनिन से नहीं जुड़ेगा। तो कैसे होता है ये सीक्वेंस, ये सीक्वेंस होता है एडेनिन और थायमीन का पेयर है और साइटोनिन और ग्यूनिन का पेयर है। कैसा पेयर है, ए सी जी टी, उल्टा लिख दीजिए, ए सी जी और टी। मतलब जब भी जुड़ेगा, देखिए मैंने यहां पर डायग्राम में भी बताया है, जब भी जुड़ेगा तो ए टी से जुड़ेगा, यहाँ ए मैं एडेनिन के लिए बात कर रहा हूं, टी में थायमीन के लिए बात कर रहा हूं, सी में बोलूंगा तो ग्यूनिन की बात करूंगा और जी में बोलूंगा तो साइटोनिन की बात करूंगा। तो ए जो है ये हमेशा टी से जुड़ेगा और टी जो है ये हमेशा ए से जुड़ेगा। कभी भी ए सी से नहीं जुड़ सकता है, कभी भी ए जी से नहीं जुड़ सकता, एक सीक्वेंस है, एक फिक्स्ड सीक्वेंस है ना। तो ए जो है ये हमेशा किससे जुड़ेगा, टी से ही जुड़ेगा। ए जो है हमेशा किससे जुड़ेगा, टी से ही जुड़ेगा। सी जो है ये जी से जुड़ेगा और सी जो है ये जी से जुड़ेगा। इतना याद रखना, ए सी जी टी, ए सी जी टी। ए का पेयर टी है और सी का पेयर जी है। ठीक है, जैसा भी आप लॉजिक बनाना चाहें, जैसा भी आप ट्रिक बनाना चाहें, आप बिल्कुल बना सकते हैं। ए हमेशा टी से और जी हमेशा सी से जुड़ेगा, इतनी सी बात याद रखिएगा। और जब भी ए और टी जुड़ेगा तो इनके बीच में हाइड्रोजन डबल बॉन्ड होता है और जब भी सी और जी जुड़ेगा तो इनके बीच में हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है। मैं यहां पर देखिए आपको प्रिपेयर कर रहा हूं, अगर कोई क्वेश्चन 11 नंबर में वो पूछ ले और आपसे बोल दे कि भाई साहब डीएनए का स्ट्रक्चर बता दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ रहे। 11 नंबर में अगर वो क्वेश्चन पूछ ले कि डीएनए का स्ट्रक्चर बता दीजिए, मैं उसके लिए आपको प्रिपेयर कर रहा हूं। तो ए हमेशा टी से जुड़ेगा और सी हमेशा जी से जुड़ेगा। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड है, सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है जी साहब। अब जब हम इन नाइट्रोजनस बेस और शुगर को देखते हैं, सिर्फ नाइट्रोजनस बेस और शुगर को देखते हैं, मतलब ये नाइट्रोजनस बेस और ये शुगर सिर्फ इतना, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। एक एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। न्यूक्लियोसाइड्स याद कैसे रखेंगे, देखिए एनएस, एनएस तो यहां भी क्या है, न्यूक्लियोसाइड का एनएस, एनएस इज फॉर एनएस, न्यूक्लियोसाइड। और एनएस में फास्फेट भी जोड़ दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। दो ही चीज होती है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड एनएस इज फॉर एनएस, एनएस इज नाइट्रोजनस बेस एंड एस फॉर शुगर।
और यहां पर अगर आप फास्फेट भी जोड़ दें तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। मतलब अगर मैं कहूं तो न्यूक्लियोटाइड को मैं ऐसा कह सकता हूं, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फास्फेट। यानी इसका अगर मैं देखूं न्यूक्लियोटाइड को, तो मैं इसको एक तरह से ये भी लिख सकता हूं, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फास्फेट। कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं भाई। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोसाइड क्या है? नाइट्रोजनस बेस और शुगर का कंपोजिशन है। तो न्यूक्लियोसाइड्स नाइट्रोजनस बेस और शुगर, न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फास्फेट ग्रुप बी। चलिए अब बता दीजिए यहां तक की कहानी में कोई डाउट? अब डीएनए का स्ट्रक्चर पे हम एक 11 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं भाई। दो तीन तो डायग्राम ही हो गए, दो तीन तो आपके पास डायग्राम ही हो गए। और जहां भी बायो से जुड़ी हुई बात है, फिर चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो या बायोलॉजी हो, आपके आंसर में डायग्राम होना चाहिए। अगर आपके आंसर में डायग्राम नहीं है तो आप ये मान करके चलिए कि आपने कुछ नंबर तो यूं ही गवा दिए, जिस पर अभी कोई स्कोरिंग ही नहीं होने वाली है। बताइए यहां तक की बात आपको क्लियर है क्या? ये देखो पीयूष, ये है प्रीवियस स्लाइड, ये रही प्रीवियस स्लाइड, ये देख लीजिए, है ना? सर एक बार और बता दीजिए भूमिका। ठीक है, भूमिका को निकाल की लोकेशन चेंज होती है क्या? आरएनए की लोकेशन चेंज होती है क्या? आरएनए की लोकेशन चेंज होती है क्या मतलब नहीं समझ पाया अंकित। आप एक बार फिर से मुझे थोड़ा सा क्लियर करके बताएंगे क्या बोल रहे हैं? भूमिका मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार, टेंशन मत लो। अंकित मुझे बताएंगे आरएनए की लोकेशन चेंज होती है क्या मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं आप? आरएनए किस लोकेशन पर होता है? आरएनए सेल में होता है, आरएनए कोशिका में होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी पाया जाता है। और जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन विनिर्माण की प्रक्रिया होती है, तो क्योंकि न्यूक्लियस खत्म हो जाता है तो ये सेल में मूव करता है, जो डीएनए से लेकर के राइबोसोम तक जाता है। हेलो, हाँ अंकित बोलो। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, मैं ये कह रहा था जैसे मतलब बॉडी में चेंजेस आने से आयरन की वहीं पे होता है जहाँ उसकी। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, वैसे उसका यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है, बट फिर भी आपका डाउट है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आरएनए हमारे बॉडी में 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है? भूमिका मैं आपको भी अभी एक बार वापस से फटाक से रिप्लाई वो करूंगा, रिवाइज करूंगा, आप समझ लीजिए। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए और एक होता है आरआरएनए। mRNA is messenger RNA, tRNA is transfer RNA and rRNA is ribosomal RNA। आरएनए का मुख्य काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन का विनिर्माण करना। इस डीएनए से इस डीएनए से यहां पर देखिए मैंने आपको एक चीज बताई, ये दिख रहा है आपको एसीजीटी का सीक्वेंस, ये जो एसीजीटी का सीक्वेंस दिख रहा है, इसी एसीजीटी के सीक्वेंस के तीन तीन टुकड़े उठा करके, तीन तीन टुकड़े उठा करके मतलब अगर मैं बोलूं तो कुछ इस तरह का समझिए, ये तीन का एक पेयर बन गया, इसी तरह से अगले तीन का एक पेयर बन गया। इनको कहते हैं जेनेटिक कोड, इनको कहते हैं जेनेटिक कोड। डॉक्टर हरगोविंद खुराना इस टीम में शामिल थे जिन्होंने इस जेनेटिक कोड पर काम किया था। इसको कहते हैं जेनेटिक कोड। इसी जेनेटिक कोड में इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है? तो आपका जो एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए, वो क्या करता है, यहाँ पे जुड़ जाता है और इस जेनेटिक कोड को डिकोड करता है और इसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। इस जेनेटिक कोड को डिकोड करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। टीआरएनए इस इंफॉर्मेशन को उठाता है और उठा के लेके जाता है, टीआरएनए इसलिए नाम ही है ट्रांसफर आरएनए। कहां पे? राइबोसोम में। राइबोसोम आपके सेल के अंदर वो ऑर्गेनेलस है जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और इस राइबोसोम में ऑलरेडी आरआरएनए जो है ऐसे आके जुड़ जाता है, साइट बनाता है। ये टीआरएनए यहां से गया, यहां से जाके जुड़ गया और इसने ये जेनेटिक कोड यहां पे छोड़ दिया
वापस आ गया, फिर से लेके गया, फिर से जोड़ दिया, तो धीरे धीरे जेनेटिक कोड इस तरह से जुड़ने लगेगा, ये इस तरह से चेन बन जाएगी। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये चेन यहां से टूट जाएगी और ये साइट ऑफ एक्शन पे चली जाएगी एक्शन करने, इसी को प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो आरएनए का काम ये होता है, इसके कारण आरएनए क्या करता है, पूरे सेल में मूव होता है ना। तो बॉडी के शेप और स्ट्रक्चर का चेंज तब होगा जब इस आरएनए के काम करने के उसमें चेंज होगा। समझ रहे हैं अंकित, आपको समझ में आई बात? आरएनए आपको साइटोप्लाज्म में भी मिलता है, आरएनए न्यूक्लियस में भी मिलता है। चलिए अब फटाक से देख लेते हैं भूमिका का डाउट। भूमिका ने पूछा, एक बार फिर से बता दीजिए। चलिए भूमिका, फटाक से देखते हैं अपन एक बार। हमने बोला कि जो डीएनए होता है, ये डीएनए पेंटोज शुगर का बना हुआ होता है। इसके जो दोनों स्टैंड्स होते हैं, ये स्टैंड्स पेंटोज शुगर के बने होते हैं। पेंटोज शुगर मतलब ऐसा एक शर्करा जिस शर्करा में क्या चीज आपको देखने के लिए मिलेगा, 5 कार्बन का एक चेन देखने के लिए मिलेगा, ये ऐसा। ठीक है, ये किस तरह से अरेंज होता है, तो एक तरफ ये ऊपर की तरफ अरेंज होता है, एक तरफ ये उल्टी दिशा में, यानी एक तरफ ऊपर की तरफ अरेंज होता है तो एक तरफ कैसा होता है, नीचे की तरफ अरेंज होता है। इन दोनों पेंटोज शुगर के बीच में जुड़ने का एक सीक्वेंस होता है, नीचे वाले का 5वां कार्बन और ऊपर वाले का 3रा कार्बन आपस में जुड़ते हैं, और इनके बीच में जुड़ने के लिए फास्फेट ग्रुप जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जो आप समझ सकते हैं गोंद का काम करता है। ठीक है, यहां से जब ये ऐसे जुड़ेंगे तो एक तरफ 5वां छोर खाली रहेगा और एक तरफ 3रा छोर खाली रहेगा। उल्टी दिशा में आए तो यही चीज उल्टा हो जाएगा, 5वां छोर और 3रा छोर खाली रहेगा। इसलिए डीएनए के जो दोनों स्टैंड होते हैं, वो दोनों स्टैंड कैसे होते हैं, एंटी डायरेक्शनल, अपोजिट दिशा में होते हैं। दिख रहा है अपने को 5वां से 3रा, अगला 5वां से 3रा। अब अगली स्लाइड में आते हैं। ये दोनों स्टैंड के बीच में जुड़ने के लिए, जैसे सीढ़ी होता है, सीढ़ी के स्टेप्स होते हैं, इनके बीच में भी स्टेप्स होते हैं। ये स्टेप्स किसके बनते हैं, तो ये स्टेप्स बनते हैं अम्लीय नाइट्रोजनस क्षार के, नाइट्रोजनस बेस के। नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरामिडिन। हम डीएनए की बात करें तो प्यूरिन में 2 टाइप होते हैं, एडेनिन और ग्यूनिन, और पिरामिडिन में 2 टाइप होते हैं, साइटोनिन और थाइमिन। हमेशा एडेनिन जो है वो थाइमिन से जुड़ेगा, हमेशा एडेनिन जो है थाइमिन से जुड़ेगा, हमेशा साइटोनिन जो है ग्यूनिन से जुड़ेगा, हमेशा साइटोनिन जो है ग्यूनिन से जुड़ेगा। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, साइटोनिन और ग्यूनिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये इनके स्ट्रक्चरल डिफरेंस के कारण होता है। ठीक है जी, और इसके आधार पर ये डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। भूमिका क्लियर है आपको? भूमिका बेटा रिस्पॉन्ड करो, अभी आपको समझ में आया? गुड। चलिए, तो आज हम डीएनए के स्ट्रक्चर पर, प्रोबेबली डीएनए क्वेश्चन विल कम दिस मीन्स, हो सकता है जैसा भी हो, हम कह नहीं सकते हैं। बाकी ये है कि 11 नंबर का इसका एक क्वेश्चन बना करके तो रखिए, क्योंकि 11 नंबर का क्वेश्चन आपने बना लिया तो इससे बनने वाले 3 नंबर का क्वेश्चन और इससे बनने वाले 5 नंबर का क्वेश्चन तो आपका पक्का हो गया, पक्का हो गया, क्योंकि 11 नंबर के लिए आप रेडी हैं। तो आप अपने आंसर में, आप अपने नोट्स में 11 नंबर के हिसाब से एक ऐसा खुद से आंसर फ्रेमवर्क कीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, और उसके हिसाब से 11 नंबर का आप क्वेश्चन बना करके रख लीजिए। ठीक है जी साहब। अब यहां पर डीएनए का स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया, तो हमें समझ में आएगा म्यूटेशन। ठीक है, कि म्यूटेशन कैसे होता है, कैसे बदलाव आता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको डीएनए का स्ट्रक्चर समझ में आ गया बेसिकली कैसा होता है, जो आज का हमारा पर्पस था समझने का, डीएनए का स्ट्रक्चर। क्योंकि स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बोलिए जी साहब, डीएनए का स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया। आज का समय हमारा यूज हो जाएगा। इज आरएनए जेनेटिक सब्सटेंस? Yes, RNA is also a genetic substance. Yes, RNA भी जेनेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, आएंगे हम आरएनए पे भी डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल अभी हमारा यहाँ आरएनए से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम उस पर नहीं आए। क्लियर है भाई पीयूष? चलिए,
आई होप आपको आज नया कुछ सीखने के लिए मिला। आंसर्स लिखिए अपनी कॉपी में। 11 नंबर का एक क्वेश्चन फ्रेमवर्क कीजिए, डीएनए का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे और जेनेटिक डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे, जेनेटिक समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।